नमस्कार। वादों के मुताबिक एक बार फिर मैं और शशि भाई आप सबके सम्मुख हाजिर हैं बातचीत के लिए। बातचीत क्या कहें, ओपिनियन पोल को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। ग्राउंड जीरो की मेहनत है, शशि भाई का विश्लेषण है और आप उसको चाव से पिछले वीडियो में जिस तरीके से आपने सुना है, आपका रुझान मिला है, इस वीडियो में भी कमोबेश वैसी ही परिस्थिति रहेगी। तो बिना किसी भूमिका के शशि भाई, बहुत स्वागत आपका। जी जी, सबका स्वागत। जी जी। शशि भाई, लोअर असम के भीतर सबसे पहले साउथ सालमारा जिले की हम बात करना चाहेंगे। इस जिले के भीतर दो सीट है। 2016 की जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी को शून्य हासिल हुआ था और कांग्रेस दो सीटों पर विजयी हुई थी। 2019 में परिस्थितियां बदल गई और एआईयूडीएफ जो अजमल बदरुद्दीन साहब की पार्टी है उसने दोनों सीटों पर लीड ली थी इस जिले के भीतर। साउथ सालमारा में इस वक्त की परिस्थिति क्या है शशि जी? अभी की बात करें तो इस जिले की दोनों विधानसभा में यूपीए जीत की ओर बढ़ रही है। एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और एक सीट यूडीएफ के खाते में जाने की संभावना है। जो मनकाचार सीट है वहां पर यूडीएफ चुनाव लड़ रही है, जो साउथ सलमारा की सीट है वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जी जी। धुबरी में 5 सीटें हैं। धुबरी जिले के भीतर की 5 सीटें 2016 में 2 सीट बीजेपी को हासिल हासिल हुई थी और 3 सीटों पर एआईयूडीएफ विजयी हुई थी। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदल गई। 2019 में 4 सीटों पर एआईयूडीएफ जो है वो यहाँ बढ़त पा रही है और एक सीट पर असम गण परिषद उसको बढ़त मिली। 2021 की परिस्थितियां क्या कहती है धुबरी जिले के भीतर, शशि भाई? 2000 देखिए 2021 की परिस्थिति की बात करें तो कांग्रेस यूडीएफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस जिला की पांचों सीट में इस गठबंधन को जीत मिल सकती है। 4 सीट में यूडीएफ जीत सकती है और एक सीट में कांग्रेस जीत सकती है। जी ठीक है। चिरांग की अगर बात करें शशि भाई तो 2 सीट है और माफ करिएगा, पहले कोकराझार की बात करते हैं। कोकराझार जिले में 3 सीटें हैं। 2016 की परिस्थिति को देखें तो बोडो पीपुल्स फ्रंट जो है वो तीनों सीट उसके झोली में आई थी और इस वक्त ये फ्रंट जो है वो कांग्रेस के साथ है। 2019 में भी यहाँ लीड एक सीट पर बोडो पीपुल्स फ्रंट को ही रहा। इस वक्त की परिस्थिति कोकराझार में क्या कह रही है शशि भाई? वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो जो कोकराझार जिले की जो तीनों सीट है, गोसाई गांव, कोकराझार वेस्ट और कोकराझार ईस्ट, तीनों सीट में यूपीए की जीतने की संभावना प्रतीत हो रही है। मतलब यूपीए की जो अलायंस पार्टनर है बीपीएफ, वो एक बार फिर चुनाव जीत सकती है। और ये यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, इसका कुछ प्रभाव दिखेगा नहीं दिखेगा यहाँ? नहीं, यहाँ पर इस जिले में जो तीनों सीट है, मतलब इस तीनों सीट में यूपीपीएल अपना जलवा लड़ेगी, चुनाव अपना जलवा दिखाने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है। जी तो मतलब वो जो परिस्थिति बनी थी कि हिंदू ट्राइब्स और क्रिश्चियन ट्राइब्स के भीतर डिवीजन करके पार्टी खड़ी करने के, उसका बहुत लाभ नहीं दिख रहा है। यहां पर लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के एक दो विधानसभा आएगी जो बोडो ट्राइब्स डोमिनेटेड है, वहां लाभ हाँ, होगा भाजपा को भी और यूपीपीएल को भी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिरांग में 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर ये भी बोडो पीपुल्स फ्रंट को ही 2016 में मिली थी और 2019 में परिस्थितियां बदल गई। इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर लीड ले गए दोनों सीटों पर। जी जी। इस समय 2021 में तस्वीर क्या बता रही है? 21 की बात करें तो एक सीट मतलब यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, माने बीपीएफ के खाते में उनके लाइंस पार्टनर, और एक सीट में बीजेपी के जो लाइंस पार्टनर है यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच में जो सीट है स्टिडली, वहां कांटे का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। जी ठीक है। बोंगाई गांव में 3 सीटें हैं। 3 का जो परिणाम 16 में रहा, 1-1-1, मतलब एक कांग्रेस के जिम्मे, एक एआईयूडीएफ के जिम्मे और असम गण परिषद एक सीट पर। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदलती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सीट पर आती है और असम गण परिषद 2 सीटों पर आती है। 2021 में आंकड़े क्या बता रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, इस जिला की जो एक सीट है बोनगाई गांव, वहां पर भाजपा के लाइंस पार्टनर एजीपी असम गण परिषद चुनाव जीत सकती है। और जो दो सीट है अभयपुरी नॉर्थ और साउथ, इन दोनों सीट में कांग्रेस की जीतने की संभावना प्रतीत हो रही है। मतलब जिला की 3 विधानसभा में से 2 यूपीए के खाते में जा सकती है और एक एनडीए के खाते में जा सकती है। जी ठीक है। ग्वालपारा में अगर आए
तो ग्वालपारा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में एक सीट पर बीजेपी को विजयी होने का सौभाग्य मिला था। 2 सीट कांग्रेस के जिम्मे रही थी और एक सीट पर एआईयूडीएफ ने अपनी बढ़त बनाई थी। इस वक्त 2019 की अगर चर्चा करें तो बीजेपी एक सीट पर बढ़त लिए रही, एआईयूडीएफ 2 सीटों पर बढ़त बनाए रखी और असम गण परिषद एक सीट पर अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही। ग्वालपारा की परिस्थिति मौजूदा समय में क्या है शशि जी? वर्तमान की बात करें तो हमारे ओपिनियन पोल में ये निकल कर आ रहा है कि जिला की जो 3 सीट है, गोलपारा ईस्ट, वेस्ट और जलेश्वर, ये 3 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, 2 सीट गोलपारा ईस्ट जो वेस्ट है वो तो कांग्रेस खाते में जा रही है यूपी के दल में, लेकिन जो जलेश्वर है वहां यूपीए की 2 पार्टी ही आमने सामने है। मतलब यूडीएफ और कांग्रेस जो दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं वही मुकाबले में है वहां पर जलेश्वर में। और एक सीट जो दूध नहीं है वहां पर अभी क्लियर नहीं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस और भाजपा के मध्य कांटे का मुकाबला है जी। ठीक है। बजाली में 2 सीटें हैं और जहां 2016 में एक सीट एआईयूडीएफ के जिम्मे रही और एक सीट असम गण परिषद ने अपने हिस्से रखा। वहीं 2019 में एक सीट असम गण परिषद के पास लीड के तौर पर दिखी और दूसरी सीट पर लीड बोडो पीपुल्स फ्रंट की रही। 2021 का गणित क्या बता रहा है इस जिले में? 2021 की अगर हम बात करें तो जिला की एक सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिला की जो पतरकुची जो विधानसभा है वो एजीपी चुनाव जीत सकती है और भवानीपुर जो विधानसभा है वहां यूडीएफ को सफलता मिल सकती है जी। ठीक है। बारपेटा की बात कर ले शशि भाई। बारपेटा की 6 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में एक सीट बीजेपी जीती थी, 4 सीट कांग्रेस ने जीत लिया था, एक सीट असम गण परिषद कामयाब हुई एक सीट पर। और 2019 में परिस्थितियां थोड़ी बदलती है। कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाती है और बोडो पीपुल्स फ्रंट एक सीट पर बढ़त बनाती है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो बारपेटा की तस्वीर क्या है? 2019 में जो हुआ था कि सारी की सारी सीटें अगर आज की वर्तमान यूपीए की बात करें उनके खाते में गई थी, तो इस जिले की जो 6 की 6 सीटें हैं यूपीए के खाते में जा सकती है। सरभोग जो सीट है वहां सीपीएम चुनाव जीत सकती है। बरपेटा में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, बागवार में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, सारू खेतरी में कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावना प्रतीत हो रही है, चेंगा में कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावना प्रतीत हो रही है और जानिया में यूडीएफ के चुनाव जीतने की संभावना प्रतीत हो रही है जी। ठीक है शशि भाई, अब बात कर लेते हैं नालाबारी की। नालाबारी इस जिले के भीतर कुल 3 सीटें हैं। 2016 में तीनों सीट बीजेपी के हिस्से आई। 2019 में बीजेपी एक सीट पर लीड अपना कायम रख पाई, एक सीट पर कांग्रेस का लीड बन गया और तीसरी सीट पर असम गण परिषद की लीड रही। और इस समय 2021 में अगर हम देखें इस पूरे विधानसभा के इस पूरे जिले को, तो सीटों का समीकरण कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार नाराबारी जिले की 2 सीट में बीजेपी को सफलता मिल रही है, नालाबारी और धर्मपुर में, और एक सीट बरखेतरी में कांग्रेस और भाजपा के मध्य कांटे का मुकाबला है। कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो इस जिले में भाजपा अपनी पुरानी प्रदर्शन को दोहरा सकती है जी। चलिए, भाजपा के लिए इस जिले में नालाबारी उनके लिए अच्छी खबर है, इस रीजन में भी अगर कहें तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बसका 3 विधानसभा सीट इस जिले के भीतर है। बीजेपी के जिम्मे शून्य रहा 2016 में। बोडो पीपुल्स फ्रंट 3 सीट जीती थी और 2019 में भी बोडो पीपुल्स फ्रंट की ही लीड रही है एक सीट पर। इंडिपेंडेंट 2 सीट पर लीड ले गए इस जिले के भीतर। इस समय बसका के भीतर, इस जिले के भीतर का समीकरण कैसा है शशि जी? जी, बसका जिले की बात करें तो ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है कि एक सीट बीपीएफ के खाते में जा रही है, बारमा की सीट, और एक सीट जो चपबुरी विधानसभा है वहां यूपीपीएल को सफलता मिल रही है। मतलब एक सीट यूपीए खाते में जा रही है और एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है, और एक सीट जो तमिलपुर विधानसभा है, तमिलपुर जो विधानसभा है उसमें बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच में कांटे का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है जी। अमिताभ जी, ठीक है। उदालगुड़ी महत्वपूर्ण जिला है इस रीजन में। 3 सीटें इस जिले के भीतर हैं। 2016 में तीनों सीट
बोडो पीपुल्स फ्रंट की झोली में गई थी। 2019 में तीनों सीट पर बीजेपी की बढ़त थी लोकसभा के दौरान। मौजूदा समय में उदालपुर जिले का मिजाज क्या कहता है? मौजूदा समय में अगर आप देखें तो ओपिनियन पोल के अनुसार एक सीट जो पनेरी विधानसभा है उसमें भाजपा चुनाव जीत रही है। एक सीट जो मझपड़ विधानसभा है उसमें बीपीएफ चुनाव जीत रही है, मतलब यूपीए चुनाव जीत रही है। और एक सीट जो उदालपुरी जो विधानसभा है वहां पर बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच में कांटे का मुकाबला है, मतलब एनडीए और यूपीए के बीच में कांटे का मुकाबला है। जी इम्तियाज जी। जी, इस रीजन में लोअर असम रीजन के सबसे अंतिम जिले की तरफ हम पहुंच गए हैं, दरांग जिला। इस जिले के भीतर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं शशि भाई। 2016 में 2 सीट बीजेपी के झोली में थी, 1 सीट कांग्रेस की झोली में, और बोडो पीपुल्स फ्रंट की झोली में भी 1 सीट रही है। 2019 लोकसभा के दौरान बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा रही थी, 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त रही। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया, 2 सीटों पर कांग्रेस की भी बढ़त हो गई। एआईयूडीएफ, एजीपी, बोडो पीपुल्स फ्रंट या इंडिपेंडेंट, इनका कुछ भी नहीं दिखा। 2021 विधानसभा क्या कहता है? दरांग में क्या होने वाला है शशि भाई? देखिए, जो जिला की जो 3 विधानसभा है, कलाई गांव, मांगोल ये डलगांव, ये 3 विधानसभा में यूपीए जीत की ओर बढ़ रही है। कलाई गांव में यूपीए की घटक दल जो बीपीएफ वो चुनाव जीत रही है। मंगलदोई में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और जो डलगांव है उसमें कांग्रेस और एडीएफ के मध्य कांटे का मुकाबला है, मतलब दोस्ताना मुकाबला है। उन्हीं के दोनों के बीच में कोई जीते, मतलब यूपीए के खाते में वो सीट आएगी। एक सीट जो सिपाझार की सीट है, यहाँ पर भाजपा कांटे के मुकाबले में है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के मध्य कांटे का मुकाबला है, तो सिपाझार में यूपीए और एनडीए के मध्य कांटे का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। जी ठीक है, दरांग आखिरी जिले की हमने बातचीत कर ली शशि भाई। मोटे मोटे तौर पर 2 चीजों को समझना चाहेंगे। लोअर असम का जो समीकरण है दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। इस समीकरण में एक तो एक्स फैक्टर के तौर पर समझ में आता है कि इस हिस्से में मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोटर्स का एक महत्व है। उसके अलावा कोई एक्स फैक्टर जो आप जोड़ना चाहते आप मान के चलिए कि बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, 7-8 विधानसभा बीजेपी के पास है कुछ करने के लिए। बाकी बीजेपी डिपेंडेंट है कि एजीपी और जो उसके अलायंस पार्टनर यूपीपी है वो कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि 12 से 13 ऐसी विधानसभा है जो बोडो ट्राइब डोमिनेटेड है। उस इलाके में आपको जीतने के लिए बोडो ट्राइब्स का वोट चाहिए। तो एक तरफ यूपीपीएल जो भाजपा के साथ है, दूसरी तरफ बीपीएफ है जो सरकार में थी भाजपा के साथ, लेकिन अभी यूपीए के साथ है। तो 12 तो हो गए, बाकी कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। इसी इलाके की 2 सीट में एक सीट कांग्रेस के पास जो सांसद वो भी मुस्लिम है, और एक से खुद बदरुद्दीन अजमल जी सांसद, इसी इलाके से सांसद आते हैं दिलीप सैकिया जी। तो उनका जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, देखना है कि वो कितना गुल खिलाते हैं। और एक जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते नवा कुमार सरानिया जी, वो पूरा इलाका जो आता है वो बोडो ट्राइब डोमिनेटेड आता है। जी, तो पिछले बार अगर हम बात करें, जी 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 कुछ बोल रहे थे। जी जी एक फैक्टर और भी इसमें जोड़ना चाहेंगे कि बोडो समुदाय के भीतर की 2 पार्टियां इस समय मैदान में है, जो कल तक सत्ता में सरकार में बीजेपी की सहयोगी रही, अब यूपीए का हिस्सा है। और एक नई पार्टी वो बीजेपी के साथ है। दोनों का दावा है कि बोडोलैंड के लोगों के लिए या बोडो पीपुल्स के लिए वही दोनों श्रेष्ठकर पार्टियां हैं। इसके भीतर एक डिवीजन दिखता है, ईसाई बोडो और हिंदू बोडो। दोनों में अब आपने जैसे सीटों का जिक्र किया, 13 सीटों पर चुनाव लड़ती है असम बोडो पीपुल्स फ्रंट और 12 जीतती है। तो इस बार डिवीजन कितना दिखता है आपको दोनों पार्टी? इस बार बीजेपी उसमें से 2-3 सीट बीजेपी छीन सकती है बीपीएफ से, लेकिन बीपीएफ की सीटें और कम हो सकती थी अगर बीपीएफ अकेले लड़ती तो। लेकिन बीपीएफ जो ऐन मौके पर कांग्रेस और एडीएफ के साथ गई, जैसे कि बीपीएफ पिछली बार अलग लड़ी थी लेकिन इस बार वो एडीएफ और कांग्रेस के साथ अलायंस में गई है, तो हर सीट में जो कांग्रेस का वोट होगा करीब उनके इलाके में भी कांग्रेस और एडीएफ का कुछ वोट है, वो वोट उनमें ट्रांसफर हो रहा है। उस ट्रांसफर होने की वजह से बीपीएफ बहुत नुकसान नहीं होगा। वो 12 जीते थे तो हो सकता है कि उनको मैक्सिमम 4 से 5 हो जाए, या मिनिमम 3 सीट, 2 से 3 सीट नुकसान हो जाए, लेकिन अपनी वो सीटें संतोषजनक सीटें बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जी ठीक है, तो एक्स फैक्टर पर तो हमारी बातचीत हो गई। अब ये जरा समझाइए शशि भाई कि ओवरऑल लोअर असम रीजन की जो परिस्थिति थी 2016 में, वो कैसी परिस्थिति थी, और 2021 में अनुमानों के मुताबिक किस तरीके की तस्वीर यहां से निकल रही? 2016 के विधानसभा में एनडीए को 12 सीट में मतलब जीत मिली थी, और यूपीए को, आज का जो यूपीए है मैंने उस यूपीए को लेट किया, बीपीएफ किस में रखा है, 28 में सफलता मिली थी। बीजेपी को 9 विधानसभा में जीत मिली थी और असम गण परिषद को 3 में जीत मिली थी, मतलब 12 में
एनडीए, और यूपीए में कांग्रेस को 10 और एयूडीएफ को 6 और बीपीएफ को 12, तो इनको अगर जोड़ देते हैं तो 28। अगर आज की बात करें तो एनडीए को 6 से 9 विधानसभा में जीत मिल सकती है, और दूसरी तरफ जो यूपीए है उनको 28 से 34 सीट मिल सकती है इस सीजन में। मतलब पिछले बार जो 28 सीट थी उससे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, और पिछले बार जो बीजेपी के पास 12 सीट थी उससे बीजेपी घट सकती है। जी, तो लोअर असम में भी बीजेपी के लिए बहुत साफ तौर पर झटका तो है। जी जी, झटका है, पर बहुत ज्यादा सीट का नहीं है। 12 सीट पिछले बार बीजेपी को इस सीजन में आया था। हालांकि एक नई पार्टनर वो लेकर आया यूपीए, उसके सहारे वो सोच रहे थे कि 12 से बढ़े, लेकिन ओपिनियन पोल नहीं दर्शा रहा है कि वो बढ़ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 28 सीट है यूपीए के पास, बीपीएफ को अगर उसमें रखे तो वो लोग अपनी 28 सीट से बढ़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शशि भाई। तो अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबके लिए, आप सब जो आकलन है शशि भाई का, जो विश्लेषण है शशि जी का, उससे सहमत होंगे। पूरी तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर एक दिखाने की कोशिश है कि इस रीजन में, लोअर असम रीजन में, निचले असम के हिस्से में किस तरीके की तस्वीर इस वक्त बन रही है। तो वो तस्वीर हमने आपको बताया, और जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में ही पूछा था शशि भाई से कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा इन अनुमानों का, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था कि 90% के आसपास तो रहेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 90 नहीं 100% पर पहुंचे, अनुमान ही परिणाम में तब्दील हो। ये हमारी आशा, अपेक्षा और शुभकामनाएं शशि जी के लिए। और आप सबसे एक निवेदन है कि आप में से जो भी साथी अभी तक ग्राउंड जीरो रिसर्च के इस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, उनसे निवेदन है कि आप प्लीज इसकी सदस्यता लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके जैसे और भी जो साथी जानने सुनने में रुचि रखते हैं असम को लेकर, या जिनकी सहमति हो सकती है शशि जी के विश्लेषण से, उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को। बेल आइकॉन भी दबाना बहुत जरूरी है। बेल आइकॉन दबाने की वजह से आपको जो अगली वीडियो होगी वो तुरंत उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी, तो वो भी जरूर करिएगा। और आखिरी में फिर से निवेदन है कि तय समय पर फिर अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे, जी जी, जब हम उपस्थित होंगे। जी, जी, जब कल भी हम ठीक उपस्थित 8 होंगे। बजे के बाद, कल ठीक 8 बजे के बाद अपने हम यूट्यूब चैनल पर बाकी जो 2 रीजन बच रहा है, सेंट्रल असम और अपर असम, इनका जिक्र करेंगे और ओवरऑल असम का पिक्चर भी रख देंगे। जी, हाँ, और हमारी सूचना वीडियो के संबंध में, हम कब आ रहे हैं, कितने, कौन सा रीजन बताने जा रहे हैं, ये सूचना आपको फेसबुक पेज पर, ट्विटर हैंडल पर वो हमेशा की तरह मिलता रहेगा। आप वहां भी देख सकते हैं कि अगली वीडियो हम कब रखने वाले हैं। हालांकि समय शशि जी ने बताया है। तो बस आखिरी में इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह इस चैनल पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, और असम पर हमारी जानकारी से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं वो भी जरूर बताइएगा। सलाह सुझाव सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी, तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो देखेंगे इसको। जी जी, धन्यवाद।